हाँ, ओके। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं इनकम टैक्स में एक महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है पूंजी लाभ कैपिटल गेन के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि कैपिटल गेन होता क्या है। तो कैपिटल गेन का मतलब होता है कि जो हमारा कैपिटल एसेट्स है, पूंजी संपत्ति है, उसको पिछले साल बेच देते हैं, उससे जो हमको लाभ होता है वो कहलाता है पूंजी लाभ। पूंजी लाभ बेसिकली दो तरह का होता है, एक शॉर्ट टर्म होता है और एक होता है लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म का मतलब यदि कोई संपत्ति, जिसमें हम संपत्ति के बारे में बात करते हैं, पूंजी संपत्ति के बारे में, तो दो तरह का संपत्ति होता है, एक होता है मूर्त टेंजिबल और दूसरा होता है इनटेंजिबल। तो टेंजिबल में क्या कहता है, इसमें बिल्डिंग आएगा, प्लांट आएगा, फर्नीचर आएगा, मशीनरी आएगी, ये सब जो दिखाई देता है वह कहलाता है टेंजिबल एसेट, मूर्त संपत्ति। दूसरा अमूर्त, जिसको हम देख नहीं सकते हैं लेकिन उसकी एग्जिस्टेंस होता है, जैसे गुडविल हो गया, बिजनेस का गुडविल हो गया, उसके अलावा पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, तो ये सब हमारा अमूर्त संपत्ति कहलाता है। यहाँ पे जो टाइप की बात करेंगे, पूंजी लाभ का जो टाइप की बात करेंगे, उसमें दो तरह का, एक शॉर्ट टर्म है और एक लॉन्ग टर्म। तो शॉर्ट टर्म का मतलब क्या, अगर कोई संपत्ति आज हम खरीदे और 3 साल के अंदर यानी 36 महीने के अंदर अगर उसको बेच देते हैं तो वह जो होगा हमारा कौन सा संपत्ति कहलाएगा, कौन सा एसेट कहलाएगा, शॉर्ट टर्म एसेट। और वही अगर 3 साल बाद उसको बेचते हैं तो वह कहलाता है हमारा लॉन्ग टर्म एसेट। ठीक है। दूसरी बात, जो हमारा लिस्टेड है, जैसे शेयर हो गया, डिवेंचर हो गया, बॉन्ड्स वगैरह की बात करते हैं, उसमें जो 36 महीने का जो लिमिट है वह नहीं रहता, वह घट करके जो लिस्टेड है, स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड है, उसमें 12 महीने में ही उसको 12 महीने के अंदर अगर रहेगा तो शॉर्ट टर्म और 12 महीने के बाद रहेगा तो उसको लॉन्ग टर्म माना जाता है। दूसरी बात, जो अनलिस्टेड होता है, यानी कैपिटल जो मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, वहां पे वह रजिस्टर्ड नहीं है, तो अगर ऐसे लोगों का अगर हम शेयर, डिवेंचर या बॉन्ड खरीदते हैं तो उसमें जो टाइम लिमिट है वो 24 महीने का है, 24 मंथ की बात करते हैं, यानी अगर उससे कम होगा तो शॉर्ट टर्म और उससे ज्यादा होगा तो लॉन्ग टर्म। तो ये तो था इसका टाइप। इसके बाद इसमें कुछ ऐसे हमारे पास संपत्ति होता है जिसको हम कैपिटल एसेट्स नहीं मानते हैं, तो उसको बोलते हैं एक्सेप्शन। तो अपवाद कौन कौन से हैं, तो पहला व्यापारिक माल, जो स्टॉक होता है, स्टॉक इन ट्रेड की बात करते हैं, उसको हम पूंजी संपत्ति नहीं मान सकते, क्योंकि उससे हम बिजनेस करते हैं, क्रय और विक्रय का काम करते हैं जो लगातार चेंजेस होता रहता है, तो वो व्यापारिक माल हमारा पूंजी संपत्ति के अंतर्गत नहीं आएगा, उससे हमको बिजनेस प्रोफेशन के अंतर्गत बिजनेस में डालना पड़ेगा। दूसरा, व्यक्तिगत उपयोग के लिए चल संपत्ति, हमारा उपयोग के लिए अगर कोई चल संपत्ति है तो उसको भी हम क्या करते हैं, यहाँ पे पूंजी संपत्ति नहीं मानते। लेकिन एक्सेप्शन क्या क्या है, अपवाद इसमें जो कुछ ऐसे संपत्ति है जो अपवाद स्वरूप रहेगा, उसमें हमें क्या करना है, पुरातात्विक संग्रह, जो हमारे पुराने समय में पुरातात्विक विभाग के अंदर जो संग्रह की वस्तु है उसको हम किसी का व्यक्तिगत वस्तु नहीं मान सकते। दूसरा, रेखाचित्र, जो ड्राइंग वगैरह होता है ना, उसको भी हम पर्सनल एसेट्स नहीं मानते हैं। इसके अलावा ड्राइंग का पेंटिंग लियोनार्डो दा विंची, ये जो है फेमस पेंटर थे, इनका पेंटिंग बना जो करोड़ों रुपए में बिकता है, तो वैसे जो संपत्ति होगा उसे हम पूंजी संपत्ति के अंतर्गत रखेंगे, प्राइवेट प्रॉपर्टीज को नहीं रखेंगे। कोई मूर्तियां हैं, ठीक है, उसको भी प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंतर्गत हम नहीं रखेंगे, उसको हम पूंजी संपत्ति के अंतर्गत रखेंगे। तीसरा जो एक्सेप्शन है, कृषि भूमि, एग्रीकल्चर लैंड, अगर किसी के पास एग्रीकल्चरल लैंड है तो वह पूंजी संपत्ति के अंतर्गत नहीं आएगा। कब नहीं आएगा, जब तक वो एक लिमिट जो दिया है उसके बाहर अगर रहेगा तब, और उसके अंदर रहेगा तो उसको पूंजी संपत्ति के अंतर्गत हमको शामिल करना पड़ेगा। तो कौन कौन से एरिया है, यानी पूंजी संपत्ति तब तक नहीं मानेंगे जब तक वहां की जनसंख्या जो है 10,000 से ऊपर न हो जाए, 10,000 से कम रहेगा तो उसको हम पूंजी संपत्ति के अंतर्गत नहीं रखेंगे। दूसरी बात, अगर जनसंख्या 10,000 के ऊपर है और अगर आकाशीय मार्ग से बाई एयर अगर हम उसको काउंटिंग करते हैं तो 2 किलोमीटर रेंज, 10,000 आबादी से ऊपर हो और 1 लाख से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, और उसका जो एरिया डिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए, 2 किलोमीटर। अगर 2 किलोमीटर के रेंज में आता है स्थानीय सीमा मतलब जैसे आपका बेमेतरा है, तो बेमेतरा से 2 किलोमीटर के अंदर आसपास के एरिया,
वहां पे अगर आपकी कृषि भूमि है, वो कृषि भूमि को एग्जम्पशन के अंतर्गत नहीं रखा जाएगा, बल्कि वह जो है कैपिटल एसेट्स के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, रायपुर के आसपास का 2 किलोमीटर, तो ये एरिया डिस्टेंस की बात करता है। दूसरा, इसमें 6 किलोमीटर रेंज तभी लेंगे जब 10,000 से अधिक होगा और 1 लाख से कम होगा, यानी वहां की जनसंख्या 1 लाख से कम है और 10,000 से ज्यादा है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, वहां पे 6 किलोमीटर का रेंज लेंगे। 6 किलोमीटर के अंदर है तो वह पूंजी संपत्ति के अंतर्गत आएगा, वो एक्सेप्शनल के अंतर्गत नहीं आएगा। उसके बाद 8 किलोमीटर स्थानीय सीमा से 8 किलोमीटर का जो डिस्टेंस होगा उसमें लेंगे कितना, 1 लाख से अधिक। जो 1 लाख से अधिक उसका जनसंख्या है तो वहां पे हम उसकी जो एरिया का जो एरिया होगा वो 8 किलोमीटर के अंदर का है, यानी 8 किलोमीटर के अंदर रहेगा तो उसको हम पूंजी संपत्ति मानेंगे, उसको एक्सेप्शन के केस से बाहर कर देंगे। उसके बाद आपका है गोल्ड बॉन्ड। 1977 में गोल्ड बॉन्ड सरकार जारी किया गया था। अगर उस पर आप इन्वेस्ट करते हैं तो वो भी अगर वो रखे हुए हैं तो वो आपको पूंजी संपत्ति के अंतर्गत नहीं आएगा। उसके बाद स्पेशल बियरर बॉन्ड 1991 में जारी किया गया था, जो कि अब प्रचलन में नहीं है। इसमें भी क्या है, ये भी हमारा पूंजी संपत्ति के अंतर्गत नहीं आता है। इसके बाद गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड 2015 में जारी किया गया है। भारत सरकार द्वारा 2015 में जो गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड जारी किया गया था, इस पे भी इसको भी पूंजी संपत्ति के अंतर्गत नहीं रखा गया। गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड क्या है कि आप अपने घर का जो सोना है उसको बैंक में जमा कराइए और उसके बदले आप जो है बॉन्ड रख लीजिए, तो ये होता है गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड। ठीक, तो इस पे जो है सरकार इसको पूंजी संपत्ति से बाहर रखा है। तो ये तो था हमारा एक्सेप्शन। इसके अलावा एक्सेप्शन की बात करते हैं तो आते हैं कॉस्ट इंडेक्स। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इंडेक्स कॉस्ट देखिए आप दो तरह से करेंगे। एक शॉर्ट टर्म होगा, शॉर्ट टर्म जो होगा वो WDV के माध्यम से होगा, रिटर्न डाउन वैल्यू। अगर किसी का रिटर्न डाउन वैल्यू यानी पिछले साल का संपत्ति का मूल्य दिया हुआ है और उसमें ह्रास दिया गया, डिप्रिसिएशन दिया है, तो उसको माइनस करने पे जो वैल्यू आता है उसको WDV बोलते हैं। तो WDV अगर दिया हुआ है तो वह हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंतर्गत आएगा। इसके बाद इंडेक्स कॉस्ट। इंडेक्स कॉस्ट हमेशा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंतर्गत आता है। इसमें क्या होता है ना कि हम जो संपत्ति जो परचेज की रहती है वो 2-3 साल से ऊपर का रहता है, तो यहाँ पे हमको लगाना पड़ता है इंडेक्स कॉस्ट। यानी जैसे बात कर रहे हैं कि हम 2000 में अगर 1 लाख रुपए का सामान खरीदे हैं तो आज के डेट में उसी सामान को खरीदने जाएंगे तो 1 लाख रुपए तो मिलेगा नहीं, आज हो सकता है उसका वैल्यू 1.5 लाख हो जाए, 2 लाख हो जाए। तो क्यों ऐसा होता है, तो इसके होने का रीजन ये है कि ये जो है जो इंडेक्स कॉस्ट महंगाई दर की बात करते हैं उसके आधार पर होता है। तो इसीलिए यहाँ पे हमको इंडेक्स कॉस्ट जानना जरूरी होता है। तो इंडेक्स कॉस्ट निकालने का फार्मूला है कॉस्ट ऑफ इंडेक्स एक्विजिशन, यानी संपत्ति को प्राप्त करने की लागत कितना है, यानी 10,000 है, 1 लाख है, 2 लाख है, जितना भी होगा, इनटू करंट ईयर इंडेक्स। आज के समय में जो इंडेक्स चल रहा होगा, अभी हम जो लेते हैं 317 के आसपास की बात करते हैं, जबकि 2023 की अगर बात करेंगे तो 331 की बात होता है। अपॉन परचेज ईयर इंडेक्स, जिस साल हम क्रय करते हैं उस साल का इंडेक्स क्या है। पहले जो था वो हम 81-82 को लेकर के चलते थे, लेकिन अब हमारा जो इंडेक्स का बेस ईयर बदल गया है, 2001 हो गया है। ठीक है, 2001 हो गया है। तो 2001 को हम क्या मानेंगे, 100 मानेंगे। उसके बाद जो चेंजेस होता जाएगा वो क्या होगा, आपका बढ़ता जाएगा। तो इससे आपको क्या होगा, इंडेक्स कॉस्ट मिलेगा। यानी एक्चुअल में आज के डेट में उस समय का वैल्यू और आज के वैल्यू को बराबर करने के लिए हम इंडेक्स कॉस्ट का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद देखिए इसमें क्या होता है कि हम बहुत तरह के संपत्ति को बेचते हैं, फिर हम नया संपत्ति खरीद लेते हैं। तो इसमें सरकार ने हमको कुछ छूट दिया हुआ है, कुछ धाराओं के अंतर्गत क्या दिया है, छूट दिया है। जैसे अगर कर मुक्त पूंजी लाभ एग्जम्प्टेड कैपिटल गेन के बाद सेक्शन 54 में क्या है, रहने का मकान अगर आप बेचते हैं, रहने का मकान बेचने के बाद रहने का मकान अगर खरीदते हैं तो आपको जो है 3 साल के लिए, 3 साल मतलब आपका हो जाएगा, ये आपका बेचने पर 1 वर्ष पहले बेचने के लिए, दूसरा क्रय करने के लिए, अगर क्रय करते हैं तो आपको 2 साल, और निर्माण करते हैं तो आपको 3 साल के अंतर्गत अगर उसको करते हैं तो आपको छूट मिलेगा। दूसरा, अच्छा कितना राशि मिलेगा, तो इस राशि में संपूर्ण राशि की बात हम करते हैं। दूसरा 54B की बात करते हैं। 54B किसी भूमि से संबंधित है। अगर किसी भूमि बेच करके अगर किसी भूमि खरीदते हैं तो ऐसे सिचुएशन में हमें जो है 2 वर्ष के अंदर, अगर हम बेचने के 2 वर्ष के अंदर अगर हम भूमि को ले लेते हैं तो हमें पूरा राशि क्या होता है, प्राप्त हो जाता है। इसके बाद सेक्शन 54D क्या बताता है, औद्योगिक उद्यम में अगर आपका पूंजी का मतलब भूमि और भवन है, उसको अगर बेच रहे हैं और बेच करके किसी दूसरी जगह उसी तरह इंडस्ट्रियल एरिया में भूमि और भवन खरीदते हैं तो उतने रुपए
क्या होगा, कैपिटल गेन के अंतर्गत आएगा। इसके बाद 54EC क्या है, दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति। कोई भी लॉन्ग टर्म एसेट को अगर हम बेचते हैं और उसको बेचने के बाद हमें क्या करते हैं, NHI बॉन्ड या REC की जो है बॉन्ड, ये सब खरीदते हैं तो हमें छूट मिलता है। लेकिन उसको खरीदने का टाइम कितना है, अगर बेचने के बाद 6 महीने के अंदर अगर खरीदते हैं तब तो छूट मिलेगा, लेकिन कितना, इसमें लिमिट दिया हुआ है कि 50 लाख से ऊपर का नहीं होना चाहिए। इसके बाद सेक्शन 54 की बात करते हैं, यानी यहाँ पे रिहायशी भवन को छोड़ करके कोई भी दूसरा संपत्ति अगर हम बेचते हैं, यानी रहने का मकान को छोड़ करके कोई दूसरा संपत्ति अगर हम बेचते हैं तो ऐसे सिचुएशन में हम अगर रिहायशी मकान खरीदते हैं, यानी रहने के लिए मकान खरीदते हैं, तो हमें 54 के समान, यानी 54 ये दिया ना, 54 जो दिया हुआ है, इसके अनुसार 3 साल के अंतर्गत हम उस संपत्ति को प्राप्त करते हैं तो हमें छूट मिलेगा। लेकिन छूट जो मिलेगा वह छूट मिलेगा हमको आनुपातिक रूप में, यानी जितना हमने खरीदा है, कॉस्ट लिया है, कॉस्ट में कितना कैपिटल गेन हुआ है और कितना टोटल सेल प्रॉफिट हुआ है, तो इसके अनुपात में हमें क्या करना पड़ता है, छूट मिलता है। तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है। जब तक इस बेसिक कॉन्सेप्ट को आप पूरा कंप्लीट नहीं करोगे तब तक आप कैपिटल गेन का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो कैपिटल गेन के जो क्वेश्चन होते हैं वो बेसिकली जो हमारे पास आता है 2-3 आइटम अलग अलग बेचने का देगा, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं जाता है, आप इसे इजीली सॉल्व करके अच्छे नंबर पा सकते हैं। हम अगले वीडियो में आपको ऐसा चीज बताएंगे जो क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बताएंगे। तो आज हम आपको यहाँ बेसिक कॉन्सेप्ट बताए हैं, अगले वीडियो में हम आपको जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बताएंगे। ठीक है, आप हमारे वीडियो को देखिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, उस पर कमेंट करिए। धन्यवाद।